मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। आगाज में आपको ये बताएं कि कराची में साल का तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। रोशनियों के शहर में 75% इलाके बिजली से महरूम है। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में बिजली बंद है। लांठी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद समेत सनती इलाकों में भी बिजली नहीं है। समा के नुमाइंदे रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। रिजवान आलम, बताइएगा ब्रेकडाउन की क्या वजह थी और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी रमीज़, देखें इस दफ़ा फिर कराची जो है वो इतना बड़े ब्रेकडाउन का उसको सामना हुआ और ये वजह ये बनी कि वहाँ जामशोरों पे जो मेन हाई ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे सर्किट पे जामशोर सर्किट पे जो है वो क्या कहते हैं ट्रिपिंग हुई और उसकी वजह से जो है वो के इलेक्ट्रिक का जो है वो मेन ग्रिड से जो है राब्ता मुनक़ता हुआ और वफाक से मिलने वाली बिजली जब के इलेक्ट्रिक के सिस्टम से निकली तो के इलेक्ट्रिक का पूरा सिस्टम जो है वो बैठ गया एज़ यूजुअल, जैसे इससे पहले भी 2 मरतबा बैठ चुका है। ये साल का तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन है कराची में। 75% इलाका जो है वो बिजली से महरूम हो गया। कराची शदीद तरीन गर्मी थी, लोग अजियत का शिकार हो गए बग़ैर बिजली के इतनी शदीद गर्मी में। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, लियारी, सुल्तानाबाद, मलीर, शाह फैसल, एयरपोर्ट, डिफेंस, क्लिफ्टन, कौन सा ऐसा इलाका था जहाँ बिजली हो? कहीं भी बिजली नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नेशनल पावर डिवीज़न ने इस मामले को फौरी तौर पे तवज्जो देते हुए जामशोरों का जो सर्किट है उसको रेक्टिफाई किया, उसको रिपेयर किया और वहाँ पे कहा जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने से जो है वो क्या कहते हैं ये तात्तुल आया था जिसको दूर किया गया और 4:45 बजे जो है पावर डिवीज़न ने ये ट्वीट कर दिया कि हमने कराची को के इलेक्ट्रिक को जो है जो बिजली हम दे रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। तो उसके बाद से जो है वो क्या कहते हैं अब तक के इलेक्ट्रिक ने क्या किया है, जब भी हमने उनसे तर्जुमान से रब्ता किया, उनसे जानने की कोशिश की कि उन्होंने यही कहा कि हमारी टीमें जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं और हमारे जो सिस्टम जो आइलैंड मूड पे चले गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से सिस्टम में दोबारा बिजली जो है वो लोड की जा रही है और बतदरीज जो है कुछ इलाकों में बिजली बहाल करना भी शुरू कर दी गई है, ऐसा दावा किया के इलेक्ट्रिक ने। लेकिन ये देखें कि कितनी बड़ी सवाल है कि जब भी ऐसा कुछ होता है कराची में जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़े तो उस वक्त कराची की जो बिजली की डिमांड है वो अमूमन जो है वो एवरेज जो है वो 3500 मेगावाट तक जाती है, 3300 से 3500 मेगावाट तक। अगर देखा जाए तो इस वक्त वफाक से जो के इलेक्ट्रिक को बिजली मिल रही है गो के वो नहीं बताते, लेकिन के इलेक्ट्रिक के ज़राए ये बताते कि उनको 1400 मेगावाट बिजली मिल रही है। ठीक है, बड़ा ये ब्रेकडाउन था और अब दावा किया जा रहा है कि इससे दुरुस्त कर दिया गया है। बेहद शुक्रिया सैयद रिजवान आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बिजली के ब्रेकडाउन ने शहरियों को परेशान कर दिया। घरों में मौजूद खवातीन बिजली के मुंतजिर हैं, मर्द गर्मी से तंग होकर बाहर बैठने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, बताइए लोगों की परेशानी। जी बिल्कुल, कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है जिसमें ना तो कराची का 10% ना ही 20% बल्कि 70% हिस्सा कराची का इस वक्त बिजली से महरूम है। गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, न्यू कराची हो या लियारी हो, बिजली जो है इस वक्त कहीं भी नहीं आ रही। शहरी मौजूद है मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। बताइएगा, ये साल का तीसरा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है बिजली का जिसमें 70% इलाका बिजली से महरूम है इस वक्त। इसका तो ये रीज़न है कि हर दफ़ा ये लोग कुछ ना कुछ रीज़न बताए, अभी ये ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया। हम रोज़ाना 6 घंटे के लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। जब भी शदीद गर्मी पड़ती है और लाइट चली जाती है वो ब्रेकडाउन कर देते हैं लोग। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि शदीद गर्मी की इन्होंने बात की है। आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड था शहर का दर्जा हरारत और अल्लाह अल्लाह करके अब स्कूल खुले तो बहुत बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। मर्द हजरात तो फिर घरों से बाहर निकल आते हैं हवा खाने के लिए, लेकिन उन खवातीन का क्या कसूर है जो घरों में बैठी रहती है जब बिजली नहीं होती। जी जमजम, आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद पेट्रोल खरीदने के लिए शहरियों ने पंप्स पर कतारें लगा ली हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अमर रहमान खान से। अमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर लोगों का रश लग गया है। इस वक्त हम पाकिस्तान चौक पर वाक़ एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितना ज़्यादा रश मौजूद है। लोग पेट्रोल ख़रीद रहे हैं कि वो अपने जनरेटर्स को चला सकें। ख़ास तौर पर बंस रोड और पाकिस्तान चौक के अतराफ जो है वो ज़्यादातर कारखाने भी वाक़ हैं जो कि छोटी दुकानों में वाक़ हैं, तो उसके लिए और दफातर के लिए लोग बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त पेट्रोल पंप का उन्होंने रुख कर लिया है कि उनको पेट्रोल कम अज़ कम मैसर आ जाए और वो अपने जनरेटर्स को चला दें, क्योंकि अब तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये नहीं बताया गया है कि बिजली कितनी तवील जो है वो गई है। कहा यह जा रहा है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा है जो कि इस ब्रेकडाउन से मुतासर हुआ है, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि कब तक बिजली बहाल हो जाएगी। इसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में जो है वो जमा है पेट्रोल पंप्स पर और पेट्रोल की खरीदारी कर रहे हैं ताकि वो अपने जनरेटर्स को चला सकें। जी
अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन होते ही सारे कारखानों में भी काम बंद हो गया। कराची में प्रिंटिंग के मरकज पाकिस्तान चौक पर कारखानों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे रेहान अहमद। इस वक्त हम मौजूद है कराची के एक पुराने इलाके पाकिस्तान चौक में, जहाँ पे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं, उसके अलावा बहुत सारे कारखाने हैं जो कि इस वक्त लाइट जाने की वजह से बंद पड़े हैं। तो एक कारखाने में मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं कारखाने के मालिक से कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और काम रुकने से उनके बिजनेस पे कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। भाई वैसे ही काम धंधा बहुत स्लो है, अब बिजली बंद हो जाती है, जितना थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी बंद हो जाता है, ना रोशनी है ना मशीन चल रही है। सही है, तो आपने क्या सोचा इसका हल? जनरेटर वगैरह आपने नहीं रखा? इसका जनरेटर का मसले का हल नहीं है, पेट्रोल देखो अब कितना महंगा हो गया, अब फ्यूल भी तो हो ना। शमशीर भाई, क्या समझते हैं आम आदमी पाकिस्तान का जो है, कराची का खास तौर पे, वो कहाँ जाए? ये खुद समझ से बाहर है कि अब कहाँ जाए, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब शहर, इसी शहर में आए, उसी शहर में करना है, अब जिंदगी किस तरह गुजर रही है वो ऊपर वाला ही जानता है। ये करंट सूरत हाल थी जो आपने देखी। इस वक्त ये सिर्फ एक कारखाना है, ऐसे हज़ारों कारखाने कराची के अंदर जो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, लोगों का काम रुका हुआ है, वक्त पे वो अपने ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रहे जी। और अभी आपको बताएं कि नून लीग अगर मगर के चक्कर से नहीं निकल सकी शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़, लेकिन मरियम नवाज शायद इस पर राज़ी नहीं। कहती हैं छोटे मियाँ साहब ने ऐसी कोई बात की ही नहीं, उन्होंने कौमी इत्तेफाक राय की बात की होगी। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है, अब मज़ाहमत करना सीख गई है। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। मुस्लिम लीग नून में एक बार फिर दरारें गहरी, हुकूमत गिरानी है यहाँ तक तो ठीक, मगर बड़े मियाँ साहब की परदेस रवानगी के बाद से मतवाले खुद संभल नहीं पा रहे। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत के क़याम की 2 दिन पुरानी तजवीज़ पर मरियम नवाज अगर मगर और शायद की गर्दान करती रहीं। नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी, कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मरियम नवाज माइनस इमरान के सिवा कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। शायद इसीलिए तो शहबाज शरीफ कहते हैं मरियम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स करे, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है, इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। मुस्लिम लीग में बयानिए पर इख्तिलाफ वाज़े हैं। अब तो हर कोई सवाल पूछता दिखाई देता है कि चचा और भतीजी एक पेज पर कब आएंगे। पीपल्स पार्टी से पूछ लें आप, मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब है। चचा भतीजी के बयान में तजाद पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं शीन पर मुस्लिम लीग मीन भारी पड़ चुकी है। बोले एहतसाब के अमल को इंतकाम के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन लोगों की शादियाँ और कारोबार बैरून मुल्क होते हैं, ये इक़्तिदार में सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं। अपने केसेस को डिले करना चाहते हैं, इल्तवा के पीछे जो है वो छुपना चाहते हैं। ये एहतसाब के अमल को इंतकाम के तौर के ऊपर पेश करना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ की तो सजाएं बहाल हो चुकी, उनको तो ये अदालतें वापस बुलाती नहीं, वो वापस नहीं आए। वहाँ पर कॉफी पी रहे हैं, वहाँ बैठ के मुल्की इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उनकी साहबजादी है वो भी मुल्क से बाहर जाना चाहती। उन्होंने आज बड़ा अफसोस का इजहार किया, मेरे बेटे की शादी थी तो मैं बाहर नहीं जा सकी। आपकी शादियां भी बाहर होती हैं, आपका सारा कारोबार भी मुल्क से बाहर होता है, तो फिर पाकिस्तान आप क्या लेने आते हैं? इक़्तिदार में सिर्फ लूटमार करने आते हैं। सियासत को आप लोगों ने, शरीफ खानदान ने अपना कारोबार समझा हुआ है। एक तरफ इनके चचा जो है वो कौमी हुकूमत कहते हैं, ये कौमी मुफाहमत कहते हैं। तो शीन के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मीम जो है वो भारी हुई हुई। ये गुड कॉप बैड कॉप की कहानी नहीं चलेगी। इनका कड़ा एहतसाब भी होना है, लूट मार का जो है वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। इल्तवाओं के पीछे जो है वो नहीं छुपने देना चाहते। और सरकारी टेलीविजन पर शहबाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर मरियम नवाज भी हैरान। सहाफ़ी ने पूछा क्या आपकी तकरीर भी दिखाई जाएगी? जवाब दिया ऐसा हुआ तो हुकूमत पीटीवी बंद करके सबको जेलों में डाल देगी। कि कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान टेलीविजन पे उनकी तकरीरें चलाई गई, तो आप एक सरकारी मीडिया की तरफ से इस जेस्चर को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला, तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही पीटीवी को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। थैंक यू।
ऐसे में मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं नवाज शरीफ ने इदारों के दरमियान मुनाफरत फैलाई। उन्होंने हमेशा झगड़े करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों के दरमियान हम आहंगी की फिजा बरकरार रखेगी। इदारों के दरमियान जो आमांगी और इदारा जाती इंडिपेंडेंस इस वक्त है, वो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। बड़ा लंबा अरसा हो गया था कि इदारों के दरमियान मुनाफरत फैला के, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब इसके एक्सपर्ट थे, हमेशा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते थे और वो हमेशा इदारों से लड़ पड़ते थे। वो रिवाज हमने ख़त्म कर दिया। और ये जो कल प्राइवेट मेंबर बिल ऑपोजिशन के सेनेटर साहब ने पेश किया है, हुकूमत ना इसकी तायद करती है, ना इसकी हिमायत करती है, ना इसको ओन करती है। लेट मी मेक दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में बदसलूकी का शिकार होने वाली खातून ने जेल में 6 अफराद को पहचान लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के अजीज़ व अकारिब ने कैंप जेल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। इसी पर आपको दिखाते हैं रियाज अहमद की रिपोर्ट। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के बाद तहकीकात का अमल जारी। जेल में मुल्ज़मान की हुई शनाख्त परेड, उन्हें टिकटॉकर खातून के सामने पेश किया गया। जेल जराये के मुताबिक खातून ने मुतअद्दिद मुल्ज़मान में से 6 की शनाख्त कर ली। खातून का कहना है वाक़े के रोज इसके इर्द गिर्द यही अफराद मौजूद थे। दूसरी तरफ जेल के बाहर मुल्ज़मान के अजीज़ो कारब जमा हुए और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गिरफ्तार होने वाले नौजवान बेकसूर हैं। एहतजाज के दौरान फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान बहसो तकरार भी होती रही। रियाज अहमद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में तालिबा से ज्यादती केस में अहम मोड़। जमानत पर मौजूद मुल्जिम शाहनवाज ने पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट के लिए गिरफ्तारी दे दी। शरीक मुल्जिमा ने अबूरी जमानत में 3 दिन की तौसीक कर दी गई। अदालत ने 4 दिन में तमाम टेस्ट और तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सदाकत अली की रिपोर्ट। पिंडी के मदरसे में तालिबा से मुबैना ज्यादती केस की समाअत में अहम पेशरफ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलक एजाज आसिफ के रूबरू मुल्ज़म मुफ्ती शाहनवाज का गिरफ्तारी देने का ऐलान। कहा DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए गिरफ्तारी देता हूँ। मुल्ज़िम के वकील ने इस पेशकश पर जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने मुल्ज़िमा खातून टीचर की अबूरी जमानत में 3 दिन की तौसीक कर दी। अदालत का मुल्ज़िम और तालिबा को DNA टेस्ट के लिए 3 सितम्बर को लाहौर ले जाने का हुक्म। मुल्ज़िमा इशरत बीबी का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की भी हिदायत। 4 दिन में तमाम टेस्ट और तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट मांग ली। मुल्ज़िम मुफ्ती शाहनवाज जूं ही अदालत से बाहर निकला, पुलिस ने गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी। मुल्ज़िम मुफ्ती शाहनवाज का JIT की तफ्तीश पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा तफ्तीश और इंसाफ के लिए सरेंडर कर रहा हूँ। मुझ पर इल्जाम लगा, माफ करता हूँ, मगर दीनी मदरसों के खिलाफ साजिश बेनकाब करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तहिक घरानों के बच्चों के लिए एहसास तालीम प्रोग्राम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां वालिदैन बेटियों को तालीम ना दिलवाना चाहते हों। तालीम याफ्ता खातून मुआशरे को मर्द से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। अलमिया यह है कि हमने ख़ास तौर पर अपनी बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी। एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा होगा। लड़कों के लिए वजीफ़ा 1500 रुपये और लड़कियों के लिए 2000 रुपये है। मगरब ये कहती है कि जी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहीं भी पाकिस्तान में नहीं गया, माँ बाप अपनी बच्चियों को चाहें कि वो पढ़े ना। कोई भी मैंने ऐसे घर नहीं देखे। मसले और होते हैं, कई दफा स्कूल बहुत दूर होता है घर से। फिक्र करते हैं कि हमारी बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूलों के अंदर टीचर्स ही नहीं होते। हर जगह मुझे माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बच्चों के लिए स्कूल खोलें। बदकिस्मती से हमने इसके ऊपर अहमियत नहीं दी। हमारे मुल्क में जो 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मुल्क का अलमिया है। बच्चियां हैं वो ज्यादा स्कूल से बाहर है। खास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। पढ़ी लिखी खातून जितना वो माशरा को फायदा पहुंचाती है, आदमी उससे कम पहुंचाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम दे देती, पूरा घर का निजाम बदल देती है। उसका जो इम्पैक्ट है वो माशरे में बहुत ज्यादा अच्छा। इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव है, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये जो फेक एंट्रीज आ जाती हैं और गो स्कूल्स भी होते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे हम काफी तौर पे इन चीजों के ऊपर काबू पा लेंगे। एहसास करने वालों को कोई एहसास नहीं। बिलावल भुट्टो की तब्दीली सरकार पर तनकीद। कहा, अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। खान साहब ने 50 लाख घरों का वादा किया था, जिसमें एक भी नहीं मिला। ये जो आजकल
एहसास कहते हैं, उनको तो कोई एहसास ही नहीं है कि इन्होंने एहसास कहने वाले, आपको एहसास नहीं है कि ये आवाम कितने तकलीफ में है। आपकी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के आवाम खान साहब की तब्दीली की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। याद है आपको ना, खान साहब ने वादा किया था, खान साहब ने तो वादा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएगा। आप मुझे बताएं, आप पूरे सिंध से होकर आए हो, क्या आपके गांव में खान साहब ने एक घर बनाया है? और केस का तयन किए बगैर मुलजिम की गिरफ्तारी जुल्म है। नैब के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। बिफोर यू कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने से रोक दिया। डीजी नैब रावलपिंडी ने सैफुर रहमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने पर मुआफ़ी मांग ली है, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती दरवाजे पर जुल्म होगा तो कौन अदालत आएगा। अदालत का दरवाज़ा मासूम और मुलजिम सब के लिए खुला होता है। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान नियाजी की जमानत का केस मुलजिम नैब की पकड़ से आर्जी तौर पर फिर बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सैफुर रहमान की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। नैब सैफुर रहमान नियाजी को गिरफ्तार न करे, अदालत ने हदायत कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, नैब का अहाते से मुलजिम गिरफ्तार करना अदालती वकार के खिलाफ है। हकाइक सामने आने तक गिरफ्तारी मुनासिब नहीं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने अदालत से मुआफी मांग ली। कहा मुलजिम ने 116 अरब का फ्रॉड किया। केस के 4 लाख से ज्यादा मुतासरीन हैं। सैफुर रहमान हाई कोर्ट से भागकर 5 दिन घर में छुपा रहा। खदशा था मुलजिम फरार न हो जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा अदालत का दरवाजा मासूम और मुलजिम सब के लिए खुला होता है। अदालती दरवाजे पर जुल्म होगा तो कौन अदालत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सैफुर रहमान नियाजी की अबूरी जमानत में 2 हफ्ते की तौसीक करते हुए नैब के साथ मुकम्मल ताउन करने का हुक्म दे दिया। नैब से मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की तफसीलात भी तलब की। दीगर खबरें शामिल करें। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर पेट्रोल फराहम न करने का हुक्म पेट्रोल पंप मालिकान ने हवा में उड़ा दिया। कैमरा देखकर अमले ने कुछ फनकारी तो दिखाई, मगर शहरियों ने सारा पोल खोल दिया। लाहौर से शाहीन मिशाल की रिपोर्ट। सितंबर से हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप्स पर उन अफराद के लिए सर्विसेज बंद करने के अहकाम जारी किए थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। आइए देखते हैं इन अहकामात पर किस कदर अमल दरामद हुआ। पेट्रोल भी मिलेगा और बिला रोक टोक मिलेगा, लेकिन जहां कैमरा होगा बस वहां कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग होगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने नोटिस तो लगा दिए, लेकिन पेट्रोल तो बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट वाले हजरात को भी देते रहे। शहरियों को सबक पढ़ा दिया कि कोई पूछे तो कह देना हाँ चेकिंग हुई है। फ्यूल डलवाया उनसे 100 का बस। उन्होंने कोई चेकिंग किया आपकी? चेकिंग तो कुछ नहीं की उन्होंने, बल्कि उसने उल्टा मुझे ये कहा अगर आपसे पूछे तो उनको कहना कि हाँ चेकिंग होगी। जब कैमरा आगे था तो जो पेट्रोल नहीं डाल के दिया हमें, जब कैमरा हटा दिया गया तो पेट्रोल ने डाल दिया हमें। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट मालिकान तो सिरे से अहकामात से ही ला इल्म निकले। जो भी मुसाफिर आया टिकट थमाते रहे। शहरियों के वाले से कोई भी नहीं, अभी नहीं अहकामात जारी नहीं हुआ। कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली 25 दुकानों को सील कर दिया गया और टीमें फील्ड में कोरोना वैक्सीनेशन की चेकिंग को भी यकीनी बना रही हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि पंजाब में दिल का सबसे बड़ा अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिलों से खेलने लगा। मरीजों को एक्सपायर स्टंट्स लगा दिए गए। मामला सामने आने पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मुजरिमाना गफलत, मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट्स डाल दिए गए। जराये के मुताबिक दिल के 70 मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट्स डाले गए। दस्तावेजात के मुताबिक मई, जून और जुलाई में एक्सपायर होने वाले स्टंट्स हाल ही में मरीजों को डाले गए। जराये का कहना है कि मुतल्लिका डॉक्टर्स ने हुक्काम को आगाह किया, मगर किसी ने एक न सुनी। अस्पताल के स्टोर में भी एक्सपायर स्टंट्स मौजूद हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि स्टॉक में मौजूद मजीद जायदुल मियाद स्टंट्स को तहवील में ले लिया गया है। दानियाल उमर, समा, लाहौर।
पंजाब काबीना इजलास में फयाजुल हसन चौहान ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मेरे सरकारी घर का 3 साल में 3rd क्लास काम हुआ और 17 स्केल के अफसर का बेहतर होता है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, मजीद क्या हुआ इस इजलास में, क्यों इतना गुस्से में थे फयाजुल हसन चौहान? जी रमीज, बेसिकली कल काबीना इजलास में ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात हुई, तो वो जब समरी पेश हुई तो उसमें लिखा था कि जो वुज़रा के घर होंगे उसकी तज़ीन और आइश के लिए ऑस्टेरिटी कमेटी से पहले मंजूरी ली जाएगी, और जबकि अफसरान के बारे में ऐसा कुछ नहीं था कि उनके घरों के लिए कोई मंजूरी नहीं होगी। जब ये देखा तो फयाजुल हसन चौहान जो है वो गुस्से में आए और वो फिर बरसे और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ इनके लिए हलाल है यानी अफसरान के लिए और वो हमारे लिए हराम हो। 3 साल लगे मेरा जो GOR में सरकारी घर है उसकी जो मरम्मत थी, और फिर भी 3rd क्लास काम हुआ, जबकि 17 स्केल के अफसर का इससे बेहतर होता है उसके घर का। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये अगर निज़ाम बदलना है तो इन अफसरान की ACR जो हैं यानी कारकर्दगी रिपोर्ट जो हैं वो वुज़रा को इख्तियार होना चाहिए कि वो उनके पास आएँ और वुज़रा इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स लिखें, फिर ही इनका किबला दुरुस्त होगा और निज़ाम बेहतर होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्योंकि तर्जुमान हूँ सारे महकमों का, मुझे मीडिया के सामने आना होता है जवाब देने के लिए, तो ये तमाम जो सेक्रेटरीज हैं महकमों के ये मुझे अपने बारे में ब्रीफ करें महकमों के बारे में, ताकि मुझे पता हो कि क्या हो रहा है और मैं ब्रीफ कर सकूं। इससे पहले भी फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो जब भी इस तरह का मामला होता है तो वो खुलकर बात करते हैं, और ये बात काफ़ी और भी सियासतदान जो हैं या वुज़रा हैं ये उनकी दिल की आवाज़ भी है कि वो ब्यूरोक्रेसी के लिए जो है उनको ज़्यादा मराहत मिलती हैं, उनके लिए जो फर्स्ट एंड प्रिविलेज हैं वो ज़्यादा हैं, और जबकि महकमों के सरबराह भी वो हैं। ये भी उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर जो है वो इंचार्ज होता है महकमे का, लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी जो हैं उनको ज़्यादा इख्तियारात हैं। हमें वुज़रा को इख्तियार देना चाहिए क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है, आवाम को जवाब दे भी हम होंगे। ये अफसरशाही में जवाब फयाजुल हसन चौहान, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। नहीं, हलीम आदिल शेख ने सूबाई हुकूमत को मेहरान टाउन की फैक्ट्री के मजदूरों का कातिल करार दे दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए बोले बिलावल भुट्टो और उसके 5 प्यारों को शामिल तफ्तीश किया जाए। फैक्ट्री में 17 जो मजदूर जल गए उनके कातिल ये सिंध हुकूमत, वजीर आला सिंध और बिलावल जरदारी और उसके 5 प्यारे हैं। सईद गनी उसका मिनिस्टर है। मजदूरों के वेलफेयर के लिए कुछ तैयारी नहीं थी वहाँ। अगर NOC दी तो क्यों दी, और अगर बगैर NOC की थी तो कैसे चल रहा था? जिम्मेदार सईद गनी। मैं तो कहता हूँ कत्ल में शामिल किया जाए। बिलावल के 5 प्यारे नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, मुराद अली शाह, ये जो बिलावल के 5 प्यारे हैं इन लोगों ने मिल के सिंध को तबाह कर दिया है। ये पैसा निकालने की मशीन है। इनके ये डिफेक्टेड चेयरमैन, करप्शन से इन्फेक्टेड वजीर आला और कराची की आवाम की जानिब से रिजेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। डिफेक्टेड, रिजेक्टेड और इन्फेक्टेड की टीम बिलावल, मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब की टीम ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया है। ये रोड्स हैं जो कि कचरा कुंडी बन चुकी हैं। गंदी गंदी बसें यहाँ चल रही हैं। नलके से पानी नहीं आता है, टैंकर से पानी आता है। हीरोइन से ज्यादा पैसा वाटर बोर्ड के अंदर है। एक चोर वजीर और चोर वाटर बोर्ड का चेयरमैन, और ये सारे पैसे हमारे पानी के पैसे बिलावल जरदारी के पास जाते हैं। वज़ीर आला सिंध के करीबी साथी सिकंदर राहपोटो भी नैब के रडार पर आ गए। साबिक ताल्लुका नाजिम सहवन और पीपल्स पार्टी के मौजूदा MNA सिकंदर राहपोटो पर अहले खाना के नाम पर जायदादें बनाने का इल्ज़ाम है। सिकंदर राहपोटो की सहवन कराची, जामशरो, हैदराबाद और लाहौर में असासों के सबूत मिल गए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी से। मंसूर, बताइएगा इस मुताल्लिक। देखिए, पीपल्स पार्टी के MNA हैं, 7 से इनका ताल्लुक है। सिकंदर राहपोटो जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इंतहाई करीबी साथी माने जाते हैं, उनके खिलाफ नेब ने जो है इंक्वायरी तेज कर दी है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 7 में जब वो तहलका नाज़म थे तो बतौर तहलका नाज़म उन्होंने काफ़ी असासे बनाए और अहले खाना के नाम पे बनाए। जब नेब की जानब से जब इंक्वायरी शुरू की गई उनको पता चला कि इनकी मुख्तलिफ बेगमात के नाम पे जायदादें हैं जो 7 हैदराबाद, कराची और लाहौर तक उनके सबूत जो है इनको मिल गए हैं। अब देखना यह है कि नेब का जो तफ्तीशी अफसर है कितने अरसे में उनके जो अपने अहले खाना के नाम पे जायदादें हैं या बेनामी जो जायदादें हैं उनको हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ठीक है, अपडेट से शुक्रिया मंसूर।
और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत, मरियम नवाज के ताखीर से पहुंचने और ऊंची आवाज में सलाम दुआ करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिसे ये नहीं मालूम अदालत में कैसे आते हैं उसकी जमानत नैब की इस्तदा पर खारिज ही क्यों ना कर दें। अता तारड़ ने माफ़ी मांग ली। अदालत ने इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। साथ ही ये भी कह दिया कि मज़ीद इल्तवा न लें, ये केस 2019 से चल रहा है। मरियम नवाज ने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी करार दे दिया। बोली, हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत जल्द आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। इन्होंने कायम की है पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी नाअहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी नालायक गवर्नमेंट आई है और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है। कभी किसी ने एक दफा भी ये खबर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। जगह जगह जिस तरह आजकल ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह से उनको डील किया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं देखा। करवाए 2-3 चीज़ों की कि अपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है और अगली धांधली के प्लानिंग किस तरह करनी है। इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज्यादती है, जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज्यादती है। PMLN ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे। इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं, अब हालात बहुत बदल गए हैं। बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मियां साहब ज़रूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। मौसम की बात करते हैं। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने भीगी रुत का खूब मजा लिया। कई चटखोरे समोसे पकोड़े खाने ढाबों पर पहुंच गए। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखिए। बादल आए और जमकर बरसे। चंद मिनट में हर तरफ पानी पानी हो गया। अब्रे करम की बदौलत मौसम बदला तो शहरियों का मूड भी खुशगवार हो गया। मौसम माशाल्लाह काफी जबरदस्त हो रहा है। इससे यह है कि हब्स वगैरह जो है वो काफी खत्म हो जाएगा। बरखा रुत में बेल बूटे निखर गए। ग्रीन बेल्ट दिलकश नजारा पेश करने लगी। ऐसे में कई शहरी चटपटे खाबों से लुत्फानंदोज होने समोसों पकोड़ों की दुकानों पर पहुंच गए। जब भी मौसम ठंडा होता है, बारिश होती है, इस तरह का मौसम होता है, हम यहाँ पे समोसे जरूर खाने आते हैं और बहुत मजा आता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल भी शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। अब्रे करम खुलकर बरसा तो लाहौरी गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए खींचे चले आए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। और मुल्क के दिफा में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। लाहौर के एक ऐसे ही बहादुर बेटे की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की सारी दौलत ले ले, एक दिन भी कोई बॉर्डर के सामने जाके खड़ा हो जाए और आपको पता हो कि आपके सामने जो गोली आएगी उसके बाद आप शहादत हो जाएगी, आप घर वालों से नहीं मिलेंगे। सारा टाइम ऐसे फील होता है कि अभी बस पास ही है, इधर ही है। बाज़ दफ़ा मुंह से निकलता है कि अफान आ जाएंगे या अफान ले जाएंगे। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। शहादत से एक दिन पहले फोन आया था उसका, मैं बड़ा परेशान था। तो कहना लगा बुआ फिक्र ना करें, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आप बस अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहें, आपकी दुआ चाहिए और हम हाजिर हैं वतन की हिफाजत के लिए। जिस दिन बात हुई है लास्ट टाइम वीडियो कॉल से, इसको देख कह रहे थे कि अम्मी का ख्याल रखना। मैंने कहा कि ऐसे ना कहें, आपने हम दोनों का ख्याल रखना है। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को। शादी को भी 3 माह हुए थे, तो तब उन्होंने कहा था पहली दफा कि मैं इस यूनिफॉर्म में ही जाऊंगा। जिस मुकाम पे वो हैं, पता है बहुत खुश हैं,
चाहते थे वो मिला है उनको। मुश्किल हो जाता है कभी कभार सब्र करना, लेकिन जब उनके दर्जात के बारे में सोचती हूँ फख्र महसूस करती हूँ। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। हमारी फैमिली में ये पहली शहादत है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये मुल्क जो कायम है वो ये नन्हे नन्हे चिराग जो गुल हुए हैं, हीरे जो हमने गंवाए हैं, ये उनके तो फैल है। सिर्फ जाने नहीं, हमारा सब कुछ इस वतन के लिए हाजिर है। जब कभी हमें इस वतन के लिए हमारे लिए हमें पुकारा जाएगा तो हमें आप अगली सफ़ों में पाएंगे। हम सब में छोटा था लेकिन वो हम सब पर सबकत ले गया।